हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक सीएमएसएल का सेबी का चैप्टर हम कर रहे हैं। तो चलो उसको हम आगे अपना प्रोसीड करते हैं। तब तक आपने अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मुझे बिलीव है कि आप लोग ना सब अच्छे से अपना पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। आराम से पढ़ाई में फोकस ज्यादा कर रहे होंगे, ना कि इन सब चीजों में, इधर उधर की बातों पे। क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे आप लोग कम उसके होते होंगे, कम एज के हैं आप लोग सब। हम्म। ठीक है। तो कम एज के हैं या जितने भी एज की बात नहीं है, आप अपने पढ़ाई में ज्यादा फोकस करो। और चलो अब हम करेंगे सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग्स। ये क्या हो गया? ठीक है, चलो। सेक्शन 11 का डी डील्स विद द सीज एंड डिसीज पावर्स ऑफ द सेम। सीज एंड डिसीज क्या होता है? सीज एंड डिसीज का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको किसी भी इंसान को, ठीक है, सीज एंड डिसीज का मतलब ये होता है कि टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, किसी किसी को रोक देना कुछ काम करने से। तो प्रोसीडिंग्स को ना सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स कब रुकेगा? ठीक है, इफ द सेबी फाइंड्स आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी हुआ, उनको लगा कि देखो एनी पर्सन हैज वायोलेटेड, किसी ने कुछ गलत किया है क्या, तो सेबी को अगर लगा, इफ सेबी को अगर लगा कि समवन हैज वायोलेटेड और इज गोइंग टू डू समथिंग विच इज नॉट गुड। ठीक है, समवन हैज वायोलेटेड, समवन हैज वायोलेटेड और इज लाइकली टू वायोलेट, लाइकली मतलब क्या पता कर सकते हैं, एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और एनी रूल्स रेगुलेशंस देयर अंडर, इट मे pass an order requiring such person to cease and desist from committing or causing such violation। तो सेबी क्या कर सकता है? अगर सेबी को लग रहा है कि समवन इज गोइंग टू वायोलेट, ठीक, कोई वायोलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर समवन इज गोइंग टू लाइकली टू डू समथिंग विच इज नॉट गुड, अगेंस्ट विच इज अगेंस्ट द एक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, इसके अगेंस्ट है, ठीक है, संविधान के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है, तो सेबी क्या कर सकता है? दे कैन पास एन ऑर्डर, दे मे पास एन ऑर्डर रिगार्डिंग सीज एंड डिसिस्ट का तब, सीज एंड डिसिस्ट का तब इन लोग एक ऑर्डर पास कर सकते हैं कि उस इंसान को अभी ही रोक दो फ्रॉम कमिटिंग सच क्राइम, और अगर वो लोग कर रहे हैं तो सीज एंड डिसिस्ट का मतलब यही होता है। इफ सेबी फाइंड्स दैट, आपको अगर आएगा सीज एंड डिसिस्ट कब होता है ये वो, तो सेबी को जब लगता है कि हाँ इज समवन लाइकली टू डू, यस, लेकिन सेबी के पास आपको याद रखना पड़ेगा, हमने पढ़ा है, रीजनेबल ग्राउंड्स होना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, हाउएवर द सेबी शैल आ गया, नॉट पास सच ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी लिस्टेड public company or public company which is going to get its securities listed unless SEBI has reasonable grounds to believe that such company is involved in insider trading or market manipulation। SEBI कब कर सकता है? listed public company or someone which is going to get listed, ठीक है, going to get listed, unless SEBI के पास reasonable grounds है तभी कर सकता है, बस। ठीक है, अभी हम एक केस है, केस लो भी पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ते पढ़ते जाते हैं ताकि हमारा क्लियर होएगा। डेट वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद भी नहीं रहता है, इंसानों के नाम और किसका किसका केस था किसके किसके बीच में। मिस्टर निशांत सिंह, नोटिस ही था, इन अ मैटर ऑफ अनरजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपने ना इंटरमीडिएरीज का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें है कि अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये सब। तो इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होगा। ये प्रोपाइटर थे सनबर्न इन्वेस्टमेंट्स और सेबी के साथ, सेबी का रूलिंग आया था। सेबी का क्या ऑर्डर था? आ जाओ। सेबी ऑर्डर अंडर सेक्शंस 11(1), 11(4), सेक्शन 11 के कुछ कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 12 में कुछ इंटरमीडिएरीज का था, हम बहुत बार पढ़ पढ़ के आए हैं।
वो पढ़ा नहीं है सेक्शन 12, लेकिन सेक्शन 12 की बातें हुई है ऑफ द सेबी एक्ट। रेगुलेशन 3 के तहत क्या बोला, सेबी ने ऑर्डर सुना दिया। अब क्या ऑर्डर सुना है, चलो देखते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द केस, थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा हमें। सेबी रिसीव्ड ए कंप्लेन वाइड मेल अक्टूबर मतलब 2022 को, 6 अक्टूबर को, फ्रॉम मिस्टर खान, कंप्लेनेंट अगेंस्ट ये मैसर सनबर्ड इन्वेस्टमेंट्स की ना, विच इज अ सोल, मतलब मिसेस निशांत सिंह का जो भी है कंपनी, उसके अगेंस्ट मैसर्स मिस्टर केफ खान जो कंप्लेन किया था, उन्होंने कुछ कंप्लेन किया था, सेबी को एक मेल मिला। कंप्लेन में था कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिस्टर निशांत सिंह अप्रोच्ड हिम, मिस्टर निशांत सिंह खुद गया, मिस्टर निशांत सिंह है ये हमारा, ठीक है, जिसने गफले घोटाले करे हैं अभी तक से जो पता चलता है, मिस्टर केफ खान की तरफ, एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज फाउंडर ऑफ सनबर्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई मैं सनबर्ड इन्वेस्टमेंट का फाउंडर हूँ। फर्दर ही वाज इन्फॉर्म दैट सनबर्ड इज अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अनरजिस्टर्ड, इन्होंने झूठ बोला। एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म, उन्होंने बोला रजिस्टर्ड है। मिस्टर निशान फॉल्सली एंड फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज रजिस्टर्ड। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने झूठ बोला, अपने आप को रजिस्टर्ड बता के उनको ड्यूप किया, 1.21 करोड़ रुपीस का उन्होंने ड्यूप कर लिया। बोला होगा मैं आपको इन्वेस्ट कर दूंगा फलाना ढिमकाना। मिस्टर निशांत सिंह इन्फॉर्म दैट ही थ्रू सनबर्न इन्वेस्टमेंट्स मैनेजेस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और क्लाइंट्स का मैनेज करते हैं, एंड द मिनिमम फंड्स फॉर सिक्योरिटीज, उन्होंने बोला 1 करोड़ रुपया होना पड़ेगा। ठीक है, आपको 1 करोड़ रुपया दो, ऐसे बोलते हैं ना, मिनिमम बैलेंस आपका 1 लाख रुपया होना पड़ेगा, आपको आगे मेंटेन करना है, तो 1 लाख रुपया तो लेके लोग भाग जाएंगे, हमें 1 करोड़ है। Further, he was informed that Mr. Nishan would charge 50% profit. Wow! और प्रोफेशनल फीस 50% प्रॉफिट वो लेंगे जब भी प्रॉफिट होगा। मिस्टर निशांत सिंह सॉट लॉग इन डिटेल्स और डीमेट अकाउंट सब उसको मिल गया ऑफ कंप्लेनिंग टू एग्जीक्यूट ट्रेड एज पार्ट ऑफ सर्विसेज। द सेड डिटेल्स वर, उन्होंने दे दिया, सब डिटेल्स दे दिया कि ये दिन में उन्होंने मेरा ट्रेड लगाया था। ये जो होता है ना आजकल, आजकल आप सुन रहे हो ना, हम रजिस्टर्ड है, हम रिसर्च एनालिस्ट है, ये फलाना ढिमकाना, और सब आपकी ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हैं। भाई बहुत संभल के करो, मैं बोलती हूँ, आपको किसी के थ्रू कराना है तो आप पूरा डिटेल लो, ब्यौरा लो उनका, उसके बाद जाओ। होता है तो मैं बोलूंगी खुद से करो, ये सब में मत पड़ो, नॉलेज गेन करो। इवन आई हैव बीन ट्रेडिंग बहुत, अभी कुछ 1 साल से, लाइक इंटरडे ट्रेडिंग में कुछ 6-7 महीने से कर रही हूँ। मुझे समझ में आ गया कि टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है भाई, और एक बार में कैसे पैसा झोंकना है वो मुझे समझ में आता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी, बच्चे भी भटक जाते हैं। He has been duped by Sanburn Investments and Mr. Singh by making false fraudulent information, था जो भी था। He has been a victim of fraudulent, तो उन्होंने अपना victim क्या चीज का बोला, उन्होंने मेरे साथ fraudulent and malpractice हुई है, fraudulent activity हुई है, चलो ठीक है। On April 24, 2022, an agreement was executed with Mr. Singh. The said agreement mentions Mr. Singh as a registered portfolio manager, उन्होंने अपने आप को registered बोला है। Around his holdings amounting to 1.2 crore were reduced to approximately 20%. इतना लॉस करा दिया कि उनका 1.2 करोड़ का ना अब सिर्फ 20% ही रह गया। ड्यूप, सोचो, फ्रॉड करने वाले ना कहीं से भी फ्रॉड करते हैं भाई। सेबी ने क्या डायरेक्ट किया, सेबी इशूड द फॉलोइंग डायरेक्शंस। द नोटिस शैल सीज एंड डिसीज, ये सीज एंड डिसीज का था, देखो, फ्रॉम एक्टिंग और होल्डिंग हिमसेल्फ एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर, तो उनको रोक दिया गया। सीज एंड डिसीज सब समझ में आया, दे हैव बीन, she have been stopped to act as a portfolio manager, whether using सनबर्न इन्वेस्टमेंट और अदरवाइज, मतलब क्या तो सनबर्न बोलो चाहे जो भी बोलो, आप नहीं कर सकते, नहीं इंडिविजुअली नॉर एज ए कंपनी, इसका मतलब ये है। ही शैल सीज टू सॉलिसिट और अंडरटेक सच एक्टिविटी, और जो भी है अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी और नहीं कर सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं कर सकते। नोटिस 3 महीने के अंदर अंदर उनको बोला गया था, कमिंग टू फोर्स ऑफ द ऑर्डर, रिफंड, इतना पैसा रिफंड करने बोला है फ्रॉम क्लाइंट्स एंड ऑन इन्वेस्टर्स, और फीस जैसे भी लिया था उन्होंने, तो अब उनका सारा एक्टिविटी, सारा चिट्टा पट्टा खुल गया, सारे चिट्टे पट्टे चुकाने पड़े। द नोटिस विल इशू पब्लिक नोटिस, सारे एडिशंस ऑफ 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, सर्कुलेट करेगा, सबको बताएगा विद इन 15 days की उन्होंने गड़बड़ की है। The repayments of the clients and investors
विल बी अफेक्टेड ओनली थ्रू बैंक डिमांड ड्राफ्ट, या तो डिमांड ड्राफ्ट से होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, या फिर पे ऑर्डर से होगा, या हमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी बोला है, या फिर जो भी अप्रोप्रिएट बैंकिंग चैनल से उससे होगा। तो नोटिस इज प्रिवेंटेड फ्रॉम सेलिंग देयर एसेट्स, रोक दिया गया है उनको। हमने हमने एक दो जगह पढ़ा था, ट्रेडिंग करने रोक दिया जाता है ना, याद करना। प्रॉपर्टीज, होल्डिंग म्यूचुअल फंड, शेयर्स, जो भी है इन डिमेट अकाउंट, एक्सेप्ट फॉर द सेल ऑफ सोल पर्पस ऑफ मेकिंग रिफंड्स। रिफंड रिफंड आप कर सकते हैं, रिफंड करने के लिए अगर आपने कुछ सेल किया तो ठीक है, बट आप ऐसे नहीं सेल कर सकते। फर्दर द बैंक्स आर डायरेक्टेड टू अलाउ डेबिट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग रिफंड। बैंक भी ना सिर्फ डेबिट तभी करेगी जब रिफंड करना है, चलो ये सब नॉर्मल बात है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एफोर्सेड रीपेमेंट द नोटिस शैल फाइल ए रिपोर्ट। नोटिस बताएगा कि हाँ भाई मैंने कर दिया, मैंने फाइल कर दिया रिपोर्ट, ठीक है। द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड, और जो बच गया पैसा उनके बैंक अकाउंट में सेबी को देगा, विच शैल बी केप्ट इन एन इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट। मतलब इंटरेस्ट इंटरेस्ट जिसमें मिलेगा वो एस्क्रो अकाउंट में डाल दो फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो भी क्लाइंट एंड इन्वेस्टर्स आएगा वो 1 ईयर के अंदर अंदर आके सेबी से उस पैसा को निकाल सकता है, और अगर नहीं लिया तो हम आपका जो फेवरेट है आईईपीएफ में डाल दो। द नोटिस इज डिबार्ड, ये हमने पढ़ा था ना, फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट directly, indirectly, and are prohibited from buying, selling, dealing in otherwise securities market directly and indirectly, खुद से या कैसे भी वो नहीं कर सकते डील फॉर ए पीरियड ऑफ कितना ईयर्स, 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर और टिल द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स, जो भी है फ्रॉम द कंप्लीट रिफंड कंप्लीट होने का या ऑर्डर कंप्लीट होने का 2 साल तक। द नोटिस शैल नॉट अंडरटेक आइदर ड्यूरिंग और आफ्टर द एक्सपायरी कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम वो नहीं लेगा। तो बस आपको सीजन डिसीज ऑर्डर का एक जस्ट आपको एक केस फ्लो बोला था, इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। तो अगर आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेंगे तो इसका मतलब आपको मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। अब आगे सेबी के और पावर्स, पावर टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सेबी बनाता ही है, सबको पता है। एज पर सेक्शन 30 ऑफ सेबी एक्ट 1992, द सेबी में बाय नोटिफिकेशन जारी करके रेगुलेशंस बना सकते हैं कॉन्सिस्टेंट विद द एक्ट, मतलब दोनों हैंड इन हैंड चलना है, एक्ट एंड रेगुलेशंस, एंड द रूल्स मेड देयर अंडर टू कैरी आउट द पर्पस। जो भी रेगुलेशंस बना सकता है एक्ट और रूल्स को फॉलो करते तहत में, इन पर्टिकुलर and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide। क्या क्या बोलता है रेगुलेशंस? रेगुलेशंस क्या बोलता है? फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, इन इन चीजों के लिए रेगुलेशंस बन सकती है। द टाइम्स एंड प्लेसेस ऑफ मीटिंग्स, कहाँ मीटिंग होगा ऑफ द बोर्ड सेबी का, एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, मीटिंग में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो कोरम वगैरह का है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, सेबी का ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। द मैटर्स रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, जो भी है डिस्क्लोज करना है उनको। द यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड, अगर 11(5) में जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज करेगा, और कोई किसी ने लिया नहीं है तो। फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस रिलेटिंग टू कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मैंने आपको बोला आपका एक चैप्टर भी है सीआईएस करके। द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी इशूड, कब कब इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। द अमाउंट ऑफ फी टू बी पेड, कितना फी पे करना है, एंड द अमाउंट ऑफ सस्पेंशन, कि कैसे हम लोग मैनर सस्पेंड कैसे कर सकते हैं, कैंसिल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। द टर्म्स डिटरमाइंड बाय द सेबी फॉर द सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये सब है सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स आप लोगों को मिलेगा। एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस, तो मतलब वही नॉर्मल चीजें हैं। ये सब आप लोगों को लगता है ना याद करना इजी हो जाता है, ये सब याद नहीं रहता है, मेरा पर्सनल वो है, याद नहीं रहता है। पावर्स ऑफ सेबी नॉट टू अप्लाई, आईएफएस करके आपका एक चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर पे नहीं अप्लाई होगा, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। सेक्शन 28C प्रोवाइड्स दैट द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द सेबी अंडर दिस एक्ट, ये एक्ट में जो भी पावर्स है सेबी का shall not extend to an international financial service center set up under this act, स्पेशली आपने एसईजेड पढ़ा है, आपने मेरा आपका जो ईपीसीएल है या पहले का ओल्ड सिलेबस में बोलता जाता था ईबीसीएल, उसका भी मैं क्लासेस लाऊंगी, मुझे वो सब्जेक्ट पर्सनली बहुत पसंद था, मैं लाऊंगी उसका क्लासेस भी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप टेंशन मत लो, पहले ये चैप्टर रिकॉर्ड कर लूं मैं, ठीक है।
जो जो मेरे से होगा मैं डालते जाऊंगी। आप लोग भी मुझे बोलना आप लोगों को क्या क्या चैप्टर्स चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनसे लो गुड्स एक्ट, ये सब वगैरह मैं सब डाल दूंगी रिकॉर्ड करके। shall be accessible by the IFS सीज अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर द, तो उन लोग खुद से करेंगे, ठीक है, ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे सेबी। इन सो फar as the regulations of financial products, financial services and financial institutions that are permitted in the, मतलब जो भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर है, जो फाइनेंस रिलेटेड, आपका बोलने का बस यही मतलब है, फाइनेंस रिलेटेड जो भी मैटर्स है, ठीक है, और जिसमें ये आपका आईएफएससी का रूल्स फॉलो होता है, उसमें सेबी नहीं दखल नहीं देंगे, ठीक है, बस यही। अब क्या है, रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है, इंटरमीडिएट्स कौन कौन है बोलो तो, हम आप लोग सबको पता है, सेक्शन 12 आ गया। 12 का एक प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए रजिस्ट्रेशन, इसीलिए हमने उसे हटा दिया था, उसने बोला था वो पोर्टफोलियो मैनेजर है मिस्टर निशांत सिंह ने, बट उसके पास तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, वन रजिस्टर्ड था। किसको किसको लेना होता है, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर। अभी आपका ना कोई लोग बोल देते हैं मैं आपका ना ट्रेडिंग करके दूंगा, मुझे पैसे दे दो। मार्केट में कितना फ्रॉड है बोलो तो, मुझे पैसे दे दो, आई विल डू द ट्रेडिंग, आई विल मेक यू रिच, बस मुझे क्या चाहिए, सॉरी सॉरी, मुझे बदले में क्या चाहिए। उन लोग क्या बोलते हैं, उनको बदले में क्या चाहिए होता है, उनको बदले में 50% आपका प्रॉफिट, मेहनत चला जाता है सब। शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ये सब आपने सब पढ़ा है, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, ये सब सबको चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अबव इंटरमीडिएट्स आर डिस्कस, देखो आपका है ना लेसन 6 में, पर्सन शेल नॉट स्पॉन्सर कॉज टू बी स्पॉन्सर्ड, क्या तो लोग खुद स्पॉन्सर नहीं करेंगे और चाह के भी स्पॉन्सर नहीं कर सकते, और कैरी ऑन एक और नॉट कॉस्ट टू बी कैरी ऑन, क्या तो खुद से कैरी करना है कुछ भी, ऑन एनी वेंचर कैपिटल फंड में, आपने वीएफसीज पढ़ा है, वेंचर कैपिटल फंड, और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, अनलेस यू ऑब्टेन, कोई भी चीज वो ना ही कैरी कर सकता है, ना ही वो कॉस्ट टू भी, कोई भी रीजन से भी कैरी नहीं कर सकता है, स्पॉन्सर भी नहीं कर सकता है, इवन वो अगर म्यूचुअल फंड भी हो, उसको एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ताकि फ्रॉड नहीं होए। इट इज क्लैरिफाइड बाय द सेबी दैट ए सीआईएस और एमएफ shall not include any unit linked insurance policy। जब हम लोग ये बोलते हैं ना, तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को थोड़ा अलग कर दिया। Yes, scripts or any such instrument or unit by whatever name called which provides a component of investment besides the component of issuance insurance issued by the insurer। मतलब इसको लेके ना, जब हम लोग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो इसमें यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं आएगा, इंश्योरेंस वाला, ठीक है, और स्क्रिप्ट और जो भी यूनिट्स वगैरह नहीं आएगा। ए पर्सन शेल नॉट स्पॉन्सर और कॉस्ट टू बी स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर नहीं करेगा और खुद से भी स्पॉन्सर नहीं हो सकता, या फिर वही कैरी और कॉस्ट टू बी कैरीड ऑन एनी एक्टिविटी इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या हो गया, अपने एआईएफ हो गया, और ए बिजनेस ट्रस्ट एज डिफाइंड इन क्लॉज, आपको डिफाइन किया गया इनकम टैक्स में, अनलेस अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो एआईएफ वगैरह में भी आपको ये याद रखना है कि म्यूचुअल फंड हो, सीआईएस हो, एआईएफ हो, बस ये पॉइंट एक डिफरेंट है। यूलिप जो बोलते हैं ना हम लोग, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप में, यूलिप उसमें इंक्लूड नहीं होगा बस। मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन देना कि एवरी एप्लीकेशन शुड बी इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, सच 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 बोला है, चलो रहने दो। सस्पेंशन और कैंसिलेशन, द सेबी मे बाय एन ऑर्डर, किसी का भी ऑर्डर सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं, इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड, हाउएवर नो और सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द पर्सन कंसर्न, क्या नहीं मिलेगा उसको, ओबीएच, ओबीएच मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको देना पड़ेगा, फिर इसे भी कैंसिल या फिर सस्पेंड कर सकती है। डन। अब आ गया प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह को भी प्रोहिबिट कौन करता है, से भी करता है। चैप्टर 5A ऑफ द एक्ट डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ, ठीक है, सेक्शन 12 का ए प्रोवाइड्स दैट ए पर्सन shall not directly and indirectly, चाहे खुद से
या इनडायरेक्टली यूज, ये आपको ना याद करना पड़ेगा, पता है। ये ना आपको इनसाइडर ट्रेडिंग में भी था, याद करो। इनसाइडर ट्रेडिंग में भी था, मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा याद करना बेटर रहता है। क्या नहीं कर सकता? यूज और एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द इशू, क्या ना ही यूज कर सकता है ना ही कोई डिवाइस लगा सकता है इन कनेक्शन विद द इशू। पहला वाला, हाँ। इशू, इशू हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, किसका? सिक्योरिटीज का। ठीक है। क्या नहीं कर सकता? प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, या फिर कोई सिक्योर, ये हमने बहुत जगह पढ़ा है, या समथिंग विच इज गोइंग टू बी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या नहीं कर सकता? एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस। क्या नहीं कर सकता एम्प्लॉय? क्या एम्प्लॉय नहीं कर सकता? एनी डिसेप्टिव डिवाइस, जो जो आपको चीट कर सके। डिसेप्टिव, डिसेप्शन का मतलब होता है चीट। और कॉन्ट्रीवेंस, इन कंट्रावेंशन, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर सकता, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन। आप लोग ना, मैं आपको बोलूंगी, मैं जो ऐसा लिख रही हूँ ना, आप अगर ऐसे लिख लोगे ना, तो क्या होता है, आपको एक पॉइंट ना आपको याद नहीं करना पड़ता है। एक सेकेंड। मतलब कोई भी चीज गलत नहीं कर सकते। कॉन्ट्रीवेंस मतलब कोई भी स्किलफुली वो कोई भी चीज एम्प्लॉय नहीं कर सकता है ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस। तो कॉन्ट्रीवेंट नहीं, तो आप अगर ऐसा लिखोगे ना, तो देखो आपको ऐसा दिख रहा है कि नंबर वन पॉइंट है, ये हो गया। नंबर टू पॉइंट है, आपको ऐसा एक एक आपको ना एक वो रहेगा, आप स्टिकी नोट्स लगा लो, आप अपने चैप्टर के साइड में लिख लो, या कोई एक पेज में लिख लो, या कॉपी में लिख लो, ऐसे आप लिखो तब आपका याद रहेगा। नहीं तो आप ऐसे सोचोगे इतना बड़ा बड़ा मुझे याद कैसे होगा। और क्या नहीं कर सकता है? एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय नहीं कर सकता है? एनी डिवाइस और आर्टिफाइस, कोई भी आर्टिफिशियली भी कोई भी चीज वो लोग नहीं लगा सकता है। किस चीज के लिए? बोलो, को पता है? टू डी फ्रॉड, डी फ्रॉड मतलब फ्रॉड करना, नहीं करना, टू डी फ्रॉड इन कनेक्शन विथ वो इशू डीलिंग इन सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज विच आर प्रपोज टू बी लिस्टेड। देखो आप ऐसे लिख लोगे ना, पहला यूजर एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज विच आर गोइंग टू बी लिस्टेड इन द सिक्योरिटीज मार्केट, एनी मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस इन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस। फिर है एम्प्लॉय एनी डिवाइस या आर्टिफिशियल कोई भी स्कीम, मैंने स्कीम छोड़ दिया, सॉरी, स्कीम आर्टिफाइज टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन, फ्रॉड करने का। हो गया। अब नंबर थ्री आ जाओ। नंबर थ्री थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्या, थोड़ा लंबा है, तो चलो हम लोग नंबर थ्री ट्राई करते हैं लिखने का। एंगेज इन एनी एक्ट, एंगेज बोल दिया, इसका मेन है एंगेज। किस चीज में एंगेज नहीं होना है? एनी एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट करने में। एक्ट मतलब ये एक्ट नहीं हो गया वो, ठीक है, आपका बेयर एक्ट वगैरह एक्ट नहीं हो गया। प्रैक्टिस, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस में, या कोई भी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस में आप एंगेज नहीं होंगे विच ऑपरेट्स और वुड ऑपरेट एज फ्रॉड, जो ऑपरेट होगा फ्रॉड के लिए, जो कोई भी ऐसा बिजनेस में आप एंगेज मत हो जो फ्रॉड करेगा। ठीक है, जो फ्रॉड करने के लिए बनाया गया है। और डिसीट अपन एनी पर्सन, डिसीट का मतलब क्या होता है? फ्रॉड या फिर चीट। डिसीट मीन्स चीट एनी पर्सन इन कनेक्शन हुआ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी जो भी है। देखो हो गया नंबर थ्री। नंबर फोर, एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको देखो इतना चार पांच लाइन में आपका ये पॉइंट्स हो जाएगा। फिर डील इन सिक्योरिटीज, नंबर फाइव में क्या है? डील इन सिक्योरिटीज while in possession of material और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। आपने पढ़ा है यूपीएसआई, सिक्योरिटीज में कब डील नहीं करेगा? जब आपके पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मटेरियल माना जाता है। मटीरियलिटी का आपका डेफिनेशन है, मटेरियल और
ऐसा इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक के पास भी नहीं है और आप उसमें आपके पास है, तो आप अपने आप को हीरो नहीं समझ के, हीरो हीरोइन नहीं समझ के आप उसमें डील मत करो भाई। और कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन, सच मटेरियल टू एनी अदर पर्सन। मतलब क्या आता है ना इसमें, कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम मैं खुद तो डील नहीं कर सकता, ठीक है, अपने भाई को बता देता हूँ, अपनी बहन को बता देता हूँ, अपने मम्मी पापा को बता देता हूँ, अपने रिलेटिव को बता देता हूँ। मैंने तो नहीं किया। आपने बताया ना, बहुत ऐसे फेमस लोग हैं जो इनसाइडर न्यूज लेके मार्केट में पहले ही हल्ला बोल मचा देते हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं हो सब नाम, ठीक है। और ना ही इसका हो गया एनी पर्सन, या फिर communicate to any other person of such information in contravention वो in the provisions of this act or rules or regulations met there under। देखो नंबर 5 भी कितना इजी हो गया। नंबर 6, एनी ए पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली, ऐसे पढ़ना है आपको, जब भी एक नंबर एक एक पॉइंट पढ़ना है ना, आप फिर से भी ये देखो, ए पर्सन, आप अपना पॉइंट्स लिखने में भी ऊपर ही लिख सकते हैं, पर्सन shall not directly or indirectly acquire control of any company or securities। ये गया एक्वायर का। Any control of any company or securities more than the percentage of equity share capital of a company whose securities are listed or proposed to be listed on a stock exchange control। मतलब जरूरत से ज्यादा, मोर देन जो भी परसेंटेज है ना इक्विटी सिक्योरिटी जो लिस्टेड है, लिस्टेड लिस्टेड परसेंटेज से आप ज्यादा नहीं ले सकते। कौन ले सकता है? प्रमोटर ले सकता है। प्रमोटर का भी आपको पता है ना कितना ले सकता है प्रमोटर, बस, ठीक है। ये आम जनता के पास तो कम हो जाएगा ना फिर। समझा? ये 6 पॉइंट आपको ऐसे पढ़ना है, हो जाएगा। ऐसे लिखो, जरूर हो जाएगा। पेनल्टीज देखो, पेनल्टीज का अगर आप बोलोगे तो एग्जाम टाइम के पहले ये पेनल्टीज मैं कुछ एक आपको लर्निंग वीडियो जैसा बना के भेज दूंगी, यूट्यूब में ला दूंगी, ठीक है। पेनल्टीज वैसे करना पड़ेगा, मैं बहुत सारी पेनल्टीज है, आपको सारे पेनल्टीज याद भी नहीं होंगे। जो इम्पोर्टेंट पेनल्टीज है, जो पेनल्टीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, वो पेनल्टीज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और जो एजुडिकेशन, सेक्शन 15 का 1 I डील्स विद द सेबीज पावर टू एजुडिकेट। सेबी क्या कर सकता है? देखो आप लोग ये चैप्टर ना, अब आप लोग इतना इतना दूर जब पहुंच जाते हैं ना, हम कुछ 10-15 पेज पढ़ लेते हैं या 5-10 पेज पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ना उस चैप्टर का मतलब समझ में आ जाता है। हाँ। अब मुझे एक बार बताओ, कितने बच्चों को ना लिटरली एजुडिकेट का मतलब पता है? ठीक है, मतलब आप लोगों को खोजना है क्या? चलो, आई विल शो यू द मीनिंग ऑफ एजुडिकेट। कितने बच्चों को ना एक्चुअली में एजुडिकेट का मतलब पता है? जो तुम, अच्छा इधर आओ। तुम एज एन ऑफिशियल जज इन ए कंपटीशन और टू डिसाइड, इसका मतलब छोड़ो, एजुडिकेट का सिनोनियम देखो, हमेशा सिनोनियम देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट मैच, ओ माय गॉड। एजुडिकेट का मतलब ये होता है कि टू एक्ट एज एन ऑफिशियल जज इन ए कंपटीशन और टू डिसाइड हु इज राइट व्हेन टू पीपल और ग्रुप्स डिसएग्री, मतलब जज। तो सेबी कैन एक्ट एज एन एजुडिकेशन, सेबी
एडजुडिकेट कर सकता है, मतलब सेबी कैन जज इट। समझा? बच्चों को एडजुडिकेट का मीनिंग ही नहीं पता, इससे मैंने बोला चलो आपकी आंखों से ले जाके थोड़ा दिखाया जाए। द सेबी मे अपॉइंट मे एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ। सेबी एक ऑफिसर बना सकता है, पहला पॉइंट है। ऑफिसर कहाँ, मतलब इससे नीचे और नहीं रहेगा, डिवीजन चीफ से, चीफ या उससे ऊपर, नॉट बिलो डिवीजन चीफ, to be an adjudicating officer for holding or an inquiry in the prescribed manner after giving any person a reasonable, obviously ऑफिसर होगा नॉट बिलो डिवीजन चीफ, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। हो गया पहला। फिर है द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ये जो ऑफिसर बन गया, हैज पावर्स, क्या क्या पावर्स है इसके पास, तो समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, जो भी है उनको लग रहा है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पता है, टू गिव एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर विच इन द ओपिनियन ऑफ द ऑफिसर मे बी यूजफुल फॉर ए रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, अगर यूजफुल उसे लगता है तो देगा, और हमें पता है अगर वो नहीं देगा तो क्या होता है, ही इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई, तो पेनल्टी तो हमने पढ़ा ही है, पेनल्टी दे सकते हैं। द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैज द पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, टू कॉल फॉर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप नहीं दिए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। तो प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन और अपने आप को प्रेजेंट करना, ये भी हो गया। द सेबी मे कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, कोई भी इस मैटर से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग्स हुई है तो सेबी कैन आस्क फॉर इट अंडर दिस सेक्शन, एंड इफ इट कंसिडर्स दैट द ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एरोनस, मतलब अगर अगर यहाँ पे हो गया सारा डीलिंग हो गया और सेबी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ था, तो जो भी प्रोसीडिंग्स है ना, ये नहीं कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो बोला वही है, आपकी धार की तलवार, तलवार की धार वो बन गई, सॉरी। तो सेबी क्या कर सकता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का कोई भी जो भी ऑर्डर आया, कोई भी प्रोसीडिंग्स आ रहा है, उसको सेबी एग्जामिन कर सकता है, और उनको अगर लगता है कुछ गफला है, गलत है, एररनेस है, मतलब जबरदस्ती का इतना दे दिया गया है, टू द एक्सटेंड दैट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, ऐसा दे दिया कि सिक्योरिटीज मार्केट वो नहीं चाहता, उसके इंटरेस्ट में नहीं, सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरेस्ट में नहीं है। इट में आफ्टर मेकिंग और कॉजिंग टू बी मेड सच इंक्वायरी, जो भी उनको नेसेसरी होगा, पास एन ऑर्डर एनहेंसिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी इफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सो जस्टिफाई। एनहेंस का मतलब क्या होता है, सेबी कभी ना डिक्रीज नहीं करेगा खुद से, अगर बहुत अपील उपील जाए वो सब बात अलग है, सीबी कैन एनहेंस मतलब इंक्रीज कर सकता है, अगर उनको लगा सिक्योरिटीज मार्केट के विरुद्ध कुछ हुआ है, सिक्योरिटीज मार्केट के अगेंस्ट कुछ हुआ है, तो सेबी कैन अनहेंस, एनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज द पेनल्टी, अगर सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई करेगा। बोलो हैं, क्या बात है। However, no such order shall be passed unless the person वही आपको तो पता है, जो पर्सन कंसर्न है उसका क्या होगा, opportunity of being heard देना पड़ेगा। In the manner further, nothing contained in this section shall be applicable after an expiry of the period of 3 months। 3 months का है ये पूरा सेक्शन में, आपको याद रखना है, ऐसे याद रखो, ये सेक्शन के ऊपर ही लिख लो आप, यहाँ में अपने चैप्टर में लिख लो, मंथ्स उनसे इंपॉर्टेंट होता है ना, तो 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, कहाँ से, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर आने के 3 महीने तक। और डिस्पोजल ऑफ द अपील, अपील अगर डिस्पोजल हो गया, अपील का डिस्पोज ऑफ हो गया, तब नहीं कर सकते, विच एवर इज अर्लियर, और डिस्पोजल ऑफ अपील, इन दोनों में से जो भी, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा, मतलब क्या तो 3 महीना ऑर्डर आने का, या अपील, अगर अपील पहले आ गया तो अपील को मानेंगे, या 3 महीना, मतलब 3 महीना मैक्सिमम, ठीक है। अब आ जाओ फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अब क्या क्या सोचने वाले,
एडजजिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी लगाने से पहले क्या क्या सोचना है आप लोगों को सबको पता है। और अभी जो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेक्शन 15J lays down that while adjudging the quantum of penalty, the SEBI और the adjudicating, और क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें मद्देनजर रखनी है। द अमाउंट, कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या। द अमाउंट ऑफ लॉस कॉज टू एन इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, की कितना लॉस हुआ, हाउ मच लॉस हैज बीन कॉज्ड टू इन्वेस्टर्स, हाउ मच लॉस टू इन्वेस्टर्स और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, डिफॉल्ट करने की वजह से कितना लॉस हुआ। द अमाउंट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज, कितना उन लोगों ने गलत गेन किया या क्या गलत एडवांटेज लिया है, क्या गलत एडवांटेज उन्होंने उठाया है। whenever quantifiable, जहां जहां हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, मेड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट, बस। और लास्ट में द रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कितनी बार रिपीट हो चुका है। अगर ये डिफॉल्ट बार 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 बार, अब कई बार आपने अपने क्लाइंट के साथ, कई बार अपने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, चीट किया है, तो ये डिफॉल्ट बस गयो। ये है फैक्टर्स, ये फैक्टर्स तो याद हो जाते हैं। सेक्शन 15 का JA provides that all sums realized by way of penalties under this act shall be credited to the ये हमने पढ़ा है CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट हो जाना चाहिए, जो भी सेबी को पैसे मिलेंगे, सेबी के पास जो भी आते हैं, ठीक है। केस लो, केस लो करेंगे, चलो बिल्कुल करेंगे। बहुत बच्चे कैसा हो जाता है कि यार केस लो कराया नहीं, क्या होगा, केस लो को लेके टेंशन बहुत हो जाती है। अगर मैं रीड कर दूंगी तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से भी अपीलेंट था, इन्होंने अपीलेंट मतलब इन्होंने अपील किया था वर्सेस भावेश पवारी, ये बहुत कॉमन है भावेश पवारी का। ये रेस्पोंडेंट था, मतलब इन्होंने अपील किया था, ये लोग अपीलेंट थे, ये लोग डिफेंडेंट थे, समझ लो। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी बात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड इन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो भी है भावेश पवारी, ग्रांटिंग बैक द डिस्क्रिशनरी पावर टू एओ अंडर सुपरविजन है। तो पावर किसको मिल गया था, पावर किसको मिल गया था, बोलो, पावर किसको मिल गया, आपको क्या समझ में आया इससे। डिस्क्रिप्शनरी पावर टू अब देखो, पहले मेरा बस ये है, थोड़ा सा आपको मीनिंग बताना है। डिस्क्रिप्शनरी, डिस्क्रिशनरी, क्या लिख रही हूँ मैं, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या होता है। ये जो भी होगा ना, अंडर सुपरविजन करो, सिक्योरिटी करो, उसका चॉइस है, उसका ऑप्शन, ठीक है। किसको मिल गया है, ये आपका एओ के अकॉर्डिंग, एओ मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। फैक्ट्स देखो, फैक्ट्स बहुत सिंपल थे। द सेबी एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिनीगेट वाज एनेक्टेड, क्यों बनाया था, टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए, सिक्योरिटीज का डेवलपमेंट का हमने पढ़ा था, रेगुलेशन ये सब करने के लिए किया था। सेक्शन 15 का ए से एच ए तक क्या बताता है, आर द पेनल्टी प्रोविजंस है, एंड इट डील्स विद द पावर ऑफ एडजुडिकेशन। जे बताता है फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुड, हमने भी पढ़ा था फैक्टर्स, अभी 3 फैक्टर्स हमने पढ़े थे। 15J हैज बीन पार्ट ऑफ, बोला कि 15J जो भी लिखा हुआ है 1992 से था। 15J लेज डाउन दैट व्हाइल जजिंग, क्या क्या देखना पड़ेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट कितना गेन हुआ, अनफेयर एडवांटेज लिया जहां जहां कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉस कितना कॉज किया इन्वेस्टर को, रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट। देखो एक्सप्लेनेशन फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज क्लैरिफाइड, ये सब छोड़ो। द क्वेश्चंस रिफर्ड इन द गिवन केस, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे इस केस में। Whether the conditions stipulated in clause A, B, C जो भी था of this are exhaustive है to govern the discretion in the adjudicating officer। एग्जॉस्टिव है मतलब क्या यही है या फिर ये इलास्ट्रेटिव है,
अब आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, ये भावेश पवारी वाला जो केस है, ये अभी रिसेंटली मैंने मेरे ही मेरे ही जून 2024 के एग्जाम में आया नहीं था ये क्वेश्चन। हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था MCDS, ओपन बुक, मैंने पढ़ा था ये। ठीक है, इतना क्लियर क्रिस्प है। क्या ये एग्जॉस्टिव मतलब क्या यही 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, या फिर ये इलास्टिसिटी वाला, इसके अलावा भी आप कुछ और ऐड कर सकते हो? चलो पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोर्ट ने क्या बोला? द प्रोविजंस ये जो दिया आर इलास्ट्रेटिव इन नेचर। क्या है? व्हाट आर दिस? ये आप लोग एकदम हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो, लिख लो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपने आपको ऐसे याद रखना है, आप ऐसे लिख लो, वेदर इट इज इलास्ट्रेटिव और एग्जॉस्टिव। अब देखो कहीं पे भी इलास्ट्रेटिव बोला नहीं था, पर यहाँ पे इन्होंने खुद ही मेंशन किया एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये तीन ही फॉलो नहीं करना है, इसके तीन के विरुद्ध भी जा सकते हैं, तीन के अलावा भी इन लोग और कोई चीजें सोच सकते हैं। ये 3 पॉइंट जो था वो मेन पॉइंट नहीं है, मेन तो ये तीन है, इसके अलावा भी आप जा सकते हैं। एंड हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेनेवर सच सर्कमस्टेंसेस है, मतलब ये इलास्ट्रेटिव है, ये 3 पॉइंट तो आपको देखना ही है, इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं, बट दिस इज नॉट टू से दैट देयर कैन बी नो अदर सर्कमस्टेंसेस जो हो ही नहीं सकते, है ना। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज प्रिक्लूडेड इन लॉ फ्रॉम कंसीडरिंग व्हाइल डिस्कसिंग, जो भी हम लोग देख सकते हैं अदर चीजें भी। कंडीशन स्टिपुलेटेड आर नॉट एग्जॉस्टिव एंड इन द गिवन फैक्ट्स, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैन टेक नोट ऑफ, मतलब ये हमेशा होगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ये तीन के अलावा और भी कुछ सोचा होंगे। वेदर द पावर एंड डिस्क्रिशन वेस्टेड बाय 15J में जो है टू डिसाइड की क्वांटम ऑफ पेनल्टी कितना होना चाहिए, रिगार्डलेस जो भी मेंशन है, स्टैंड्स इक्लिप्स बाय द पेनल्टी। बोला कि ये क्या इन्होंने क्या 15J में जो लिखा है, इन्होंने बोला 15J में जो लिखा है, क्या उसने ढक दिया? एक्लिप्स का मतलब क्या, क्या उसने ढक दिया 15A से 15HA तक जो भी है, इसको क्या उन्होंने कवर कर दिया? इसका आपको आप जो भी बोलो कि ये चलो इलास्टिसिटी है मान लेंगे, पर इसने क्या इसको ढक दिया? अब आ जाओ, कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला इन सो फार एज द सेकेंड क्वेश्चन इज कंसर्न, इफ द पेनल्टी प्रोविजंस आर टू बी अंडरस्टूड एज नॉट एडमिटिंग ऑफ एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं ले रहे, कोई भी डिस्क्रिप्शन, मतलब मैंने आपको बता दिया चॉइस, एंड द पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड अंडर इज टू बी मैंडेटरीली इम्पोज्ड। पेनल्टी मैंडेटरीली अपने आप ही इम्पोज होगा, इट इज नॉट एक्लिप्स्ड, वुड स्टैंड ऑब्लिटरेटेड एंड एक्लिप्स। हाँ यहाँ में बोला है अगर मैंडेटरीली हम लोग नहीं करेंगे तो वो इक्लिप्स होगा, मैंडेटरीली अगर हम लोग उसको बोल देंगे तो इक्लिप्स हो जाएगा। ऐसे तो लगी गई, ऐसे तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर फेलियर हुआ, अगर आपने देने में डिफॉल्ट किया, देन इट विल स्टैंड एक्लिप्स। ऐसे तो एक्लिप्स नहीं है, लेकिन अगर आपने देने में डिफॉल्ट किया, आपने देने में कोई गलती करी, तब इट विल स्टैंड एक्लिप्स। हेंस द क्वेश्चन रिफर्ड हैव टू बी रेड along with 15J in a manner to avoid any income, मतलब 15J और 15A से 15HA तक जो भी लिखा हुआ है आपको एक साथ में पढ़ना पड़ेगा इन हैंड। बोला यहाँ पे देखो, इफ द पेनल्टी प्रोविजंस आर टू बी अंडरस्टूड एज, कोई भी एक्सेप्शन या डिस्क्रिप्शन है एंड पेनल्टी में फेलियर हुआ है, तब इट विल स्टैंड एक्लिप्स, एक्लिप्स होगा, तब वो उसको ढक देगा भाई, ठीक है। चलो समझ में आया? तो पहला वाला इलस्ट्रेटिव, दूसरा वाला एक्लिप्स है, और आपको दोनों को हैंड इन हैंड पढ़ना है, तभी आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा और सब सही है। अगर डिफॉल्ट नहीं है तब तो इट डजंट स्टैंड एक्लिप्स का मतलब यही है, ठीक है। वुड स्टैंड एक्लिप्स बोला है, हाँ याद रखना वुड स्टैंड। तो कभी कभी ना इंटरप्रिटेशन में उन्होंने दे दिया वुड स्टैंड, इसलिए उन्होंने बोला आप लोग प्लीज दोनों साथ में पढ़ो ताकि और कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आ गया इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ये भी अपीलेंट थे, इन्होंने अपील किया सेबी के खिलाफ, और सेट में गया, सेट अपने पता है ना, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब सेबी कैन, सेट ने क्या बोला, सेबी कैन कॉल फॉर एंड एग्जामिन रिकॉर्ड्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, हमने अभी पढ़ा था, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो भी दिया है अपना प्रोसीडिंग्स, सेबी बुला सकता है 3 महीने के अंदर अंदर, या फिर डिस्पोजल ऑफ अपील का 3 महीना के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इफ इट कंसीडर्स, कब कर सकते हैं, पास बाय द और एरोनस,
and not in the interest of securities market. हमने भी पढ़ा था. It can enhance the quantum of penalty. After making inquiry, it may enhance the quantum of penalty if the circumstances. बोला है, बोला से भी कर सकते हैं, आपको क्या टेंशन है. फैक्ट्स में जाते हैं. द एजुकेटिंग ऑफिसर बाय द इम्पर्क जो भी ऑर्डर था हैड इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 25 लाख का पेनल्टी लगाया, 25 lakhs upon the appellant for violating code of conduct. सेबी के क्या while granting credit rating to IL&FS. जब क्रेडिट रेटिंग दे रही थी इंडिया रेटिंग ने, उन्होंने कुछ गफला किया था तो 25 लाख रुपए इम्पोज किया. सेबी इशूड अ सेकंड शोकॉज नोटिस. अब सेबी ने वापस आए, बोला कि मुझे एक शोकॉज नोटिस इशू किया बाय एक्सरसाइजिंग पावर्स, जो भी लिखा हुआ था. द अपीलेंट टू शो कॉज नोटिस क्या होता है कि बताओ भाई हम आपके खिलाफ क्यों नहीं एनहेंस करें इस पैसे को. एंड ये सिक्योरिटीज मार्केट में जो 25 लाख रुपए का आपका पेनल्टी था, इट वाज रॉन्ग, ये इससे हम बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाए बताओ. अंडर सेक्शन सेबी कैन कॉल, वही सेम चीज आ गया. मिसलेनियस एप्लीकेशन जो भी बोला हैज बीन फाइल्ड, बहुत अलग अलग प्रेइंग दैट प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय सेबी अंडर द शोकॉज नोटिस. ये बकवास था, ये था, शुड बी स्टेड, ये गलत है, अभी जाबी हेन तेन, है ना. अब ऑर्डर क्या है, सेबी हैज द पावर टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स डायरेक्टेड, और अपीलेंट को बोला गया जो भी आपके 25 लाख रुपए वो आपको पहले डालना पड़ेगा, ये रूल है, आपको 25 लाख डालने पड़ेंगे टू द इम्पैक्ट ऑर्डर बिफोर द रेस्पोंडेंट विद इन 4 weeks. आपने पढ़ा होगा ना, जो भी पेनल्टी में जब भी आता है तो अपील हो या उसके आगे कुछ बढ़ेगा तो आपको 25 लाख या जो भी आपका फाइन था पहले वो आपको डिपॉजिट करना रहता है. बहुत जगह में हाँ ऐसा है कि आपको एक परसेंटेज डिपॉजिट करना रहता है, 20% समथिंग, which would be subject to the result of the appeal. Said further directed that the proceedings in pursuant to the second SOCOS notice will continue. सही है. And the respondent will pass appropriate orders. देगा भी respondent, यहाँ में कौन हो गया, सेबी. सेबी के खिलाफ आया था ना डिफेंस. आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, वही अपील देगा थ्रू फिजिकल हियरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी है. बट एनी ऑर्डर दैट इज पास्ड बाय द रेस्पोंडेंट शेल नॉट बी गिवन इफेक्ट टू ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स टू दिस अपील, जो भी लिखा है डिस्पोज ऑफ. ये सेबी ये कर सकता है, आपको इन शॉर्ट बस याद रखना है, सेबी सेकंड शोकॉज नोटिस दिखा के अपना ये अपील को आगे लेके जा सकता है. अब आ जाओ सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स. Section 15J deals with the settlement of administrative and wait a minute. वेदांत रूम में आओ तो एक वो चूहा घूम रहा है रूम में. वो चूहा को कहाँ, यहाँ कहीं में देखा था, देखो तो. नहीं वो कहाँ जाएगा यहाँ से, वो तो खोल के रखो तो. खोल के रखो, उसको जाने का दरवाजा नहीं मिला, थोड़ा ढल के रखो पर खोल के रखो. आई एम सॉरी, आप ये प्लीज आप स्किप कर सकते हैं वीडियो का ये पार्ट. 15 सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स कैसे होता है. सबसे पहले क्या होगा, वैसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल होगा. एनी पर्सन अगेंस्ट वेयर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, जिसके अंदर भी जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स आए, ये बहुत अच्छा चार्ट बनाया हुआ है. और मे भी इनिशिएट हो सकता है. मे फाइल एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, से भी कोई पहले एप्लीकेशन दे देगा कि सेटलमेंट करा दो भैया पहले, और टू बी इनिशिएटेड फॉर द एलिजिबल डिफॉल्ट, सेटलमेंट करा दो प्रोसीडिंग से पहले. सेबी में कंसीडर, सेबी बोलेगा ठीक है सेटलमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है. द सेबी में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन की क्या कैसा है अपील कैसे जाने वाला है, ग्रेविटी ऑफ द मैटर की क्या वजन लेके रखा है, या डिफॉल्ट का इम्पैक्ट देके एग्री टू द प्रपोजल फॉर सेटलमेंट, बोलेगा ठीक है ऑन पेमेंट ऑफ सच बाय द डिफॉल्टर, कुछ पैसे देने पड़ेंगे एज टर्म डिफाइंड बाय द सेबी, ठीक है.
अब प्रोसीजर चालू हो जाएगा। द सेटलमेंट प्रोसीजर शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द, जो भी एक्ट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। नो अपील शेल बी मेड। अब प्रोसीडिंग्स जब चालू होती है सेटलमेंट, तो अपील नहीं जाती है। नो अपील शेल लाई अंडर सेक्शन 15T, जो भी लिखा हुआ है 15T में, अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय द सेबी। सेबी ने सेटलमेंट में अगर कुछ भी ऑर्डर पास कर दिया, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं जाएगी, जो भी है। सेटलमेंट अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड टू द CFI of all the settlement amounts excluding डिसगॉर्जमेंट अमाउंट एंड डिसगॉर्जमेंट क्या होता है? जब अपने आपकी वजह से बहुत लॉस हुआ, तो आप वो पैसे देंगे ना कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट आपको हुआ। रियलाइज अंडर दिस एक्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द, एक्सक्लूडिंग, इसको छोड़ के सारे पैसे, लीगल कॉस्ट और लोगों को जो नुकसान, ऑब्वियसली लीगल कॉस्ट तो कोर्ट का हो जाएगा, ठीक है। और वही मतलब सेबी का जो एजुकेटिंग ऑफिसर जो जिन्होंने किया ये सब सेटलमेंट, और डिस्गोर्समेंट तो जिसका गलत हुआ उनको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सारे पैसे हम ट्रांसफर कर देंगे आपके इसमें। कुछ कुछ केसेस बोला है, देखो ऐसा कुछ थी, JM फाइनेंशियल वाइस प्रेसिडेंट हैड सेटल्ड एन एलिज्ड इनसाइडर ट्रेडिंग by paying 15 लाख रुपए पहले ही दे दिया सेटलमेंट चार्जेस। ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ इन्वेस्टिंग सेबी ने ऑब्जर्व किया दैट ही हैड एंटर्ड इनटू 2 ऑफ मार्केट ट्रेड्स, मार्केट से हट के उन्होंने ट्रेड एंटर किया और कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया। बिसाइड्स ही हैड एंटर्ड द ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, जब ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुआ तब उन्होंने ट्रांजैक्शन एंटर किया, तो गलत है, ट्रेडिंग विंडो ओपन में ही करना चाहिए। शेयरहोल्डर्स, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। आज मैं इतना ही रखूंगी, थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मैं कंसोलिडेटेड वीडियो डाल दूँ एक करके, तो आपको ज्यादा आसानी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल रखिए, एंड टेक केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।